आज के दौर में और इस यानी कि जॉब की बहुत मांग है और पैकेजिंग में तो आप देखते हैं कि इंटरनेशनली बहुत सारे स्कोप है, जैसा नीरज भी मुझे बता रहे थे और हम भी जो मार्केट में देखते हैं। आप यकीन मानिए, यदि पैकेजिंग नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता। आज हर व्यक्ति ब्रांडेड हो चुका है, उसकी सोच ब्रांडेड हो चुकी है और आप देखते हैं कि लाइफ में पैकेजिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और आज के दौर में जिस तरीके से प्रिंटिंग और पैकेजिंग में जो विकास हो रहा है, उससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं रोजगार की बढ़ गई हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो आयोजन हैं वो हमारे बच्चों के लिए वरदान साबित होंगे और हमारे बच्चे अपने संस्थान का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं एक बार फिर सभी आयोजकों को, सभी जितने भी मेहमान हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। Mass communication, in fact, the area which is creating the awareness among the masses, creating the awareness among the students, and more important aspect is that sharing the knowledge among the masses. It is also focusing on preserving our culture, traditions, rituals, customs for the long period. When we talk about the mass comm or the media, its important role is not only communicating ideas to the different segments of this. What it is just to spreading the truth, realities, and appraising the communities about the different developments. It is not informing the people through the newspapers, through the magazines, through the books, or publishing other sources. It is also sharing different others innovations, creativities by using the different type of social medias, innovations, creativity among the masses. आज का दिन जो प्रिंटिंग डे है वो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रिंटिंग का महत्व आपको इसी बात से समझ में आ सकता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के साथ यूरोप में पुनर्जागरण की, जिसे हम रेनेसांस बोलते हैं, रेनेसांस की शुरुआत हुई, रेनेसांस का आरंभ हुआ। और रेनेसांस का आरंभ किस लिए हुआ? पहले जो ज्ञान जो था वो कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन प्रिंटिंग के बाद, यूरोप में प्रिंटिंग के बाद वो ज्ञान जो है आगे विस्तार हुआ उसका। पहले जो है एक किताब लिखी जाती थी, फिर उस किताब की कापियां करी जाती थी। पहली किताब में मान लीजिए कोई गलती आ गई तो दूसरी किताब में 2 गलतियां आ जाएगी। इस तरह से जो है गलतियां बहुत बढ़ती जाती थी और जब तक वो किताब शायद किसी आम आदमी तक पहुंचती थी तब तक उसमें गलतियां बहुत ज़्यादा होती थी। परंतु प्रिंटिंग ने, और साथ ही साथ बहुत महंगी होती थी क्योंकि एक किताब को लिखने में शायद 1 साल लग जाता था। लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग आई तो प्रिंटिंग के बाद वो किताब मास प्रोडक्शन, उन किताबों की शुरुआत हुई, वो सस्ती हुई और ज्ञान जो है वो जगह जगह प्रचारित और प्रसारित हुआ। रेनेसांस जो है सेकुलर साइंसेज, जो है सेकुलर साइंसेज यानी मैथ, साइंसेज, लिटरेचर, इन सब का प्रचार प्रसार जो है प्रिंटिंग के माध्यम से हो पाया और यूरोप में पूरे में पुनर्जागरण, जिसे हम रेनेसांस बोलते हैं, वो फैल पाया। परंतु मैं आप लोगों के ध्यान में एक बात और लेके आना चाहूंगा कि एक यूरोप का एक बहुत नामी गिरामी यात्री है, उसका नाम है मार्को पोलो। आप सब लोगों ने देखा होगा, आज के टाइम में हम जो टाटा की बसें आती हैं उनका भी एक ब्रांडिंग जो है मार्को पोलो के नाम से हुई है। मार्को पोलो एक बहुत बड़ा यात्री था और मार्को पोलो संभवतः पहला यूरोपियन यात्री था जो चीन में गया। उसने चीन के बारे में अपने वृत्तांत लिखे और चीन के बारे में जब वो अपने वृत्तांत लिखता है तो उसमें उसने बहुत कुछ लिखा, चीन में कैसे जीवन जीते हैं, कैसे खेती होती है, ये सारा कुछ लिखा। लेकिन उसने 2 चीजें जानते बूझते हुए छोड़ दी अपने वृत्तांतों से।
एक तो छोड़ दी प्रिंटिंग प्रेस और दूसरी छोड़ दी उसने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्को पोलो यूरोप गया हो, वो चीन की दीवार को पार करके गया हो और उसने चीन की दीवार ना देखी हो। और इसी तरह से ये भी संभव नहीं है कि जब वो मार्को पोलो वहां गया तो उसने वहां प्रिंटिंग प्रेस का उसे ना पता लगा हो। मैं आप सब लोगों के ध्यान में ये बात इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि वुडन ब्लॉक से जो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई वो चाइना से हुई, और मेटेलिक ब्लॉक से जो प्रिंटिंग की शुरुआत हुई वो कोरिया से हुई।